हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, गणित की जो हमारी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 43वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 42 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर था हम उसमें परसेंटेज का टाइप नंबर 22 कर रहे थे और आज की क्लास में हम परसेंटेज का टाइप नंबर 23 करेंगे। इस टाइप में हम मिसलिनियस क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि परसेंटेज के जितने भी टाइप थे वो टोटल 22 टाइप थे, वो हमने पूरे कवर करा दिए। अब 22 टाइप के अलावा जितने भी क्वेश्चंस बचे होंगे जो परसेंटेज के मूल कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे उन सवालों को हम इस मिसलिनियस वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं कि आखिरकार इस मिसलिनियस वाले क्वेश्चंस के अंतर्गत कौन से परसेंटेज के क्वेश्चन आ सकते हैं। यह लिखा है क्वेश्चन नंबर 1। एक बल्लेबाज 205 रन बनाता है जिसमें 10 चौके और 7 छक्के शामिल हैं, तो बल्लेबाज ने कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। जो दो विकेट होती हैं उनके बीच में दौड़कर कितना रन बनाया है। तो देखो हमें यहाँ स्पष्ट है, टोटल 205 रन बनाए हैं, 10 चौके लगाए हैं इसका मतलब 40 रन हो गया, 7 छक्के लगाए हैं इसका मतलब 42 रन हो गया। तो 40 और 42 टोटल हो गया 82 रन। 82 रन तो चौके और छक्कों से बनाया है। अब इसके बाद 205 में से यदि 82 घटाएंगे तो 123 रन आता है, इसका मतलब 123 रन उसने दौड़कर बनाया होगा। अब इसी का परसेंटेज चाहता है, तो 123 ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे 205, गुणा कर देंगे 100 का और उत्तर निकाल लेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा कर देते हैं लिखकर। 10 चौके हैं इसका मतलब जो चौके हैं वहां से बनाए होंगे उसने 40 रन क्योंकि 10 थे, और जो छक्के हैं वहां पर उसने 7 लगाए हैं तो इसका मतलब यहाँ बनाए होंगे 42 रन। टोटल यहाँ से 82 रन बनाए होंगे, 82 रन। टोटल 205 रन थे और उसने चौके और छक्कों से 82 रन बनाए हैं, तो उसने रन रन जो है ना दौड़कर कितने रन लिए होंगे। तो 205 में से 82 घटेगा तो 123 आता है, वो आप घटाकर चेक कर लेंगे। और इसी का हमको परसेंटेज चाहिए, तो जब इसी का परसेंटेज चाहिए तो अपॉन में लिखेंगे 205 मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंटेज का लगाएंगे साइन। अब बस इसको सॉल्व करना बचा है। हम इसको सॉल्व करते हैं तो 5 से काट देंगे, 5 से ये 20 बार कटेगा, 5 से ये 41 बार कटेगा और 41 से ये कट जाता है 3 बार, ये कट जाता है 3 बार। तो 20 का गुणा 3 में करेंगे तो 60% इस सवाल का जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये पहला सवाल है इसलिए मैंने ये डेटा लिख दिया है, वरना इसमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चौके उसने 10 लगाए हैं तो 40 रन हो गया, छक्के 7 लगाए हैं तो 42 रन हो गया, टोटल 82 रन। 82 अगर 205 में से घटाएंगे तो बचेगा 123। तो डायरेक्ट हम इतना करते कि 123 बट्टे 205 गुणा 100, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद उत्तर निकल के आया 60। ये क्वेश्चन आया है यूपीएसआई 4/2/2021 के पेपर में। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% से एक अधिक है। यहां से लेकर अगर हम यहां तक की लाइन पढ़ें, यहां से लेकर अगर हम यहां तक की लाइन पढ़ें तो हम इसमें से क्या डेटा लिख सकते हैं। तो देखो हम ये लिख सकते हैं, उसने कहा है कि एक संख्या का 50%, तो हम यहाँ लिखेंगे, मान लीजिए संख्या ए है, हमने माना एक संख्या ए है उसका 50%। तो देखो 50% का मतलब क्या है, 0.5 होता है। जैसे लिखते हैं यहाँ पर, अगर हमने लिखा 50% तो इसका मतलब होता है सर 50 बट्टे 100। अब 100 का भाग लगेगा तो ये आ जाएगा 0.5 मतलब 0.5। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाई 0.5। दूसरी संख्या के 40%, तो 40% का मतलब 0.4 होगा, तो हम लिखेंगे दूसरी संख्या। b का कितना है 0.4। दूसरी संख्या के 40% से एक अधिक है, इसका मतलब ये इसका 50% है वो इसके 40% से एक ज़्यादा है, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो एक आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बराबर में आएगा एक। एक इक्वेशन बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन पड़ी और एक इक्वेशन बना लिया। हम जानते हैं 50% का मतलब 0.5 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 0.5 लिखा है।
और 40% का मतलब 0.4 होता है, तो इसलिए मैंने 0.4 लिख दिया है। अब हम आगे पढ़ते हैं। अगर मूल संख्याओं के बीच में अंतर 10 का है, अब यहाँ एक समझने वाली बात है। अब यहाँ समझने वाली ये बात है, बी बड़ा होगा कि ए बड़ा होगा। वो कह रहा है कि मूल जो संख्याएं हैं उनमें अंतर 10 का है, इसका मतलब वो जो दो संख्याएं थी उनमें से बड़ी में से अगर छोटे घटाएंगे तो 10 आएगा। अब हमारे सामने एक समस्या है कि इनमें से कौन सी बड़ी है, ए बड़ी है कि बी बड़ी है। तो देखो, ए का 50% निकाला और बी का 40% निकाला, तो ये मात्र एक ज्यादा हो पाया, मतलब एक का ही अंतर है। मतलब इसका 50% हमने निकाला और इसका 40% निकाला, तो अंतर आया एक का। इसका मतलब ये बड़ी संख्या होगी, तभी इसका 40% इसके 50% से मात्र एक कम है, इसका मतलब ये वाली बड़ी होगी। और हमने आगे सवाल पढ़ा है कि मूल संख्याओं के बीच में अंतर 10 का है, इसका मतलब बी में से ए घटाएंगे तो 10 आएगा। तो बी में से ए घटाएंगे मतलब यहाँ ऐसा लिखा जाएगा कि बी माइनस ए बराबर 10, ये आएगा। तो मैं इसको सीधा करके लिख दे रहा हूँ क्योंकि हमें इक्वेशन सॉल्व करना है। बी को मैं बी के नीचे लिख लेता हूँ, बी को मैंने बी के नीचे लिख लिया, और माइनस ए है उसको मैंने यहाँ लिख लिया माइनस का ए, यहाँ प्लस का साइन लगा दिया, बराबर में कितना है 10 है। ये दो इक्वेशन हमने सेट कर लिए। अब हम इनको सॉल्व करेंगे और उत्तर आ जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए हमें समझ में आना चाहिए कि सर यहाँ से किसी एक वैल्यू को बराबर कर लो और काट देंगे हम। तो हम एक काम करते हैं, बी को काट सकते हैं, यहाँ से बी को काट सकते हैं, चाहे तो ए को भी काट सकते हैं। ए को काटना चाहते हैं तो 0.5 का इस पूरे इक्वेशन में गुणा करेंगे, अगर बी को काटना चाहते हैं तो 0.4 का इस पूरे इक्वेशन में गुणा करेंगे। अब वो हमारी मर्जी है कि हम किसको काटना चाहते हैं। तो चलो, हम मान लीजिए बी को काटना चाहते हैं, तो हमने लिखा 0.4, यहाँ पर भी गुणा किया, 0.4 यहाँ पर भी गुणा किया, और गुणा 0.4 यहाँ पर भी गुणा किया, हर जगह 0.4 का गुणा कर दिया। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये तो कट जाएगा, दोनों सेम हो गया, तो ये तो पूरा पूरा कट गया। ये है a गुणा 0.5 और ये है a गुणा 0.4, तो 0.5 में से 0.4 घटेगा तो a का 0.1 बचेगा। ये कट चुका है पूरा, ये बराबर का साइन यहाँ आएगा, और यहाँ 10 का गुणा यदि 0.4 से करेंगे तो 4 आ जाता है, 4 और 1 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। अब इधर का पॉइंट जब हटेगा, इधर का अगर पॉइंट हटेगा तो बट्टे में यहाँ 10 आ जाएगा, फिर ये वाला 10 इधर जाके 0 बढ़ा देगा। इसका मतलब यहाँ से अगले वाले स्टेप में हम कर देंगे कि सर ए की जो वैल्यू निकल के आएगी वो ए की वैल्यू होगी 50। अब हमारे पास जो दूसरा समीकरण था, दूसरा समीकरण ये था कि सर बी में से ए घटाते हैं, बी में से ए घटाएंगे तब 10 आ रहा था, तो बी की वैल्यू ए की वैल्यू आ गई 50। तो बी में से मतलब बी में से जब 50 घटाएंगे तब 10 आएगा, इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू रही होगी 60। और हमसे पूछा है दोनों संख्याओं का योगफल, तो इन दोनों का योगफल हम बता देंगे, इन दोनों का योगफल होगा 110। 110 इस सवाल का जवाब होगा। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी यूपीएसआई 20/12/2017 के पेपर में पूछा गया सवाल है। अब ये क्या है कि ये पहले और दूसरे सवाल थे, इसलिए मैंने इनको आराम से बताया है, स्लो मोशन में बताया है। तो एक एक चीज मैंने यहाँ लिख कर बताई है। अब इसके बाद जो भी सवाल आएंगे थोड़ा सा फास्ट स्पीड में बताएंगे। तो चलिए आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम इससे आगे के सवाल करते हैं। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक गांव की कुल आबादी x है जिसमें से 40% महिला हैं। गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या गांव में निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है, जो कि 4000 हैं। x का मान क्या है अगर गांव में साक्षर महिलाओं की कुल संख्या 6000 है। ब्रैकेट में एक बात भी लिखा है कि मान लें कि गांव में केवल साक्षर या निरक्षर लोग रहते हैं। तो देखो, ये जो सवाल है इसने गांव की टोटल जनसंख्या पूछी है, इसने गांव की टोटल जनसंख्या को x माना है, तो या तो हम x मान लें गांव की जनसंख्या को, फिर हम उस x की वैल्यू निकाल दें, या फिर हम अपने अनुसार कुछ भी मान लें गांव की जनसंख्या, फिर उसकी हम वैल्यू निकालेंगे। तो हम सवाल को आसान बनाने के लिए गांव की जनसंख्या को मानते हैं 100x। हमने जो गांव की जनसंख्या है उसको हम 100x मान रहे हैं, तो इसका मतलब हम याद रहे
कि सिर्फ x का मान मत निकाल देना, हमने गांव की जनसंख्या 100x मानी है, तो हमें अंत में 100x का मान चाहिए, वही गांव की टोटल जनसंख्या होगी। तो हमने मान लिया कि गांव की जनसंख्या 100x है, इसने बोला है कि 40% महिलाएं हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ से दो भाग इसके कर सकते हैं, यहाँ से मेल और फीमेल। वो कह रहा है कि 40% महिलाएं हैं, तो इसका मतलब यहाँ 100x का 40% 40x होगा, तो फिर मेल कितने होंगे, यहाँ होगा 60x। इसने ये जो पहली बात यहाँ से लेकर यहाँ तक पहली लाइन जो लिखी है उसका अर्थ ये हो गया, ये हमने लिख लिया। अब हम यहाँ से पहली लाइन को दोबारा नहीं पढ़ेंगे, अब हम पढ़ते हैं सवाल आगे। गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या, गांव में जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं उनकी संख्या कितनी है, गांव में निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है। मतलब गांव में जितने भी निरक्षर पुरुष हैं उनका आधा करेंगे तो महिलाओं की संख्या निकल आएगी, वो निरक्षर महिलाओं की संख्या। अब एक आगे शब्द है जो कि, यहाँ एक मैं बात आपको बताऊंगा कि जब भी आपको, जैसे इंग्लिश अगर आप पढ़ते होगे तो एक रिलेटिव प्रोनाउन तुमने पढ़ा होगा। रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है कि रिलेटिव हु विच दैट होते हैं, उनके जस्ट बाद जो भी बात होती है वह किसके लिए करते हैं, तो उनसे पहले जो भी व्यक्ति आता है उसकी बात करते हैं। लेकिन हिंदी में क्या होता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन जो कि बनकर आता है हिंदी में। तो हम कहेंगे कि सर इस जो कि के आगे ये 4000 डेटा है, ये डेटा किसके बारे में है, ये महिलाएं हैं 4000 कि पुरुष हैं 4000, ये हम कैसे बताएंगे कि जब भी हिंदी में कहीं जो कि लिखकर आए तो उससे पीछे की तरफ लौटना, जो पहले पढ़ेगा उसी का वो डेटा है। तो यहाँ से अगर हम पहले पढ़ेंगे, पीछे लौटते जाते तो पहले पढ़ते हैं पुरुष, इसका मतलब ये 4000 पुरुषों की बात कर रहा है, और वो भी कैसे, निरक्षर पुरुष, तो इसका मतलब ये 4000 निरक्षर पुरुष हैं। तो हमें ये समझ में आ गया, एक यहाँ से एक बात ही समझ में आई कि जब भी कभी हिंदी में एक गणित के सवाल में कभी जो कि शब्द लेकर आए तो उसके बाद में एक डेटा होगा, वो डेटा किसका होता है, यहाँ से बस पीछे लौटना प्रारंभ करना, और जिसका नाम पहले आ जाएगा उसी का वो डेटा होगा। तो इसका मतलब ये हमें पता चल गया, ये जो 4000 है वह निरक्षर पुरुषों की संख्या है। तो हम अगर हम पुरुषों को बांटना चाहें, अगर हम पुरुषों को बांटना चाहें तो ये भी साक्षर साक्षर और निरक्षर में बटेंगे। महिलाओं को बांटना चाहें तो ये भी साक्षर और निरक्षर में बटेंगी। लेकिन इसने स्पष्ट कर दिया कि भाई निरक्षर पुरुषों की संख्या 4000 है, तो वह हम यहाँ लिख लेते हैं कि लो भाई निरक्षर पुरुषों की संख्या ये 4000 है, तो 4000 हमने लिख दिया। निरक्षर पुरुष कितने हैं, 4000 है, लिख लिया। अब इसने बोला था कि भाई निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है, तो निरक्षर महिलाएं भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इस सवाल में दिया है कि गांव में निरक्षर महिलाएं पता है कितनी है, जितने भी निरक्षर पुरुष हैं उनका आधा है, तो निरक्षर पुरुष हैं 4000, तो फिर निरक्षर महिलाएं कितनी होंगी, 2000। ये भी स्पष्ट हो गया। अब सवाल में यहां से आगे पढ़ो, ये कह रहा है एक्स का मान ज्ञात करो, मतलब एक्स का मान टोटल जनसंख्या पूछ रहा है। अगर गांव में साक्षर महिलाओं की संख्या 6000 है, इसने एक और बात दी कि साक्षर महिलाएं दे दी, साक्षर महिलाएं कितनी है, 6000 है, साक्षर महिलाएं हो गई 6000। तो हम एक बात समझ सकते हैं कि सर 6000 साक्षर महिलाएं हैं, 2000 निरक्षर महिलाएं हैं, तो टोटल 8000 होंगी। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये जो होगा, ये इस 40x की वैल्यू आ गई 8000, क्योंकि निरक्षर महिलाएं और साक्षर दोनों जोड़ देंगे तो 8000 आ गया। तो यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं सर, 40 से ये कटेगा 200 बार, तो x की वैल्यू आ गई 200। हमें चाहिए टोटल जनसंख्या, तो x की वैल्यू यहां रख देंगे, x के स्थान पर 200 रखेंगे तो 200 का 100 में गुणा हो जाएगा, तो आंसर आएगा 20000। तो हम यहाँ से करते हैं कि सर यहाँ से अगर 200 x के स्थान पर 200 रख देंगे तो आंसर आएगा 20000। तो इस सवाल का जो जवाब हुआ वो हुआ 20000, क्योंकि इसने यही पूछा था कि कितने टोटल पॉपुलेशन है, तो टोटल पॉपुलेशन 20000 है। अगर वो यहाँ से इनकी संख्या पूछता तो हम इनकी भी निकाल सकते थे, क्योंकि सर 20000 का 60% इधर रख लेंगे और उसमें से 4000 माइनस कर देंगे तो ये भी आ जाएगा, लेकिन ये पूछा नहीं है तो हम निकालेंगे भी नहीं। कुल मिलाकर ये सवाल इस तरह से हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया है यूपीएसआई 19/12/2017 के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्तियां टाइप करता है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% स्थान खाली छोड़ता है। उसने कहा कि 10 मिनट में
20 पंक्तियां वो टाइप कर देता है, लेकिन हर पंक्ति में 8% स्थान खाली छोड़ता है। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं उसकी टाइपिंग स्पीड। टाइपिंग स्पीड क्या है? टाइपिंग स्पीड, उसकी टाइपिंग स्पीड पता है क्या होगी? कि आखिरकार वह टाइप कितना करता है। टाइप करता है 20 पंक्तियां, 20 पंक्तियों का भी कितना, 8% तो खाली छोड़ रहा है। 8% अगर खाली छोड़ रहा है तो फिर 92% ही लिख रहा होगा। इसका मतलब ये टाइप करता है 20 का 92%। और अगर स्पीड चाहिए तो ये कितने समय में करता है, उस समय का भाग और लगा देंगे। तो ये इतना करता है 10 मिनट में, 10 मिनट में करता है। तो ये आ गया इतनी पंक्ति प्रति मिनट, ये इसकी स्पीड आ गई, टाइपिंग स्पीड आ गई। अगर तुम काटना चाहो तो यहाँ से इसको काट सकते हैं, 2 का 92%, ये 2 का 92% बचा है। तो ये इसकी टाइपिंग स्पीड आ चुकी है। अब ये कह रहा है कि इससे क्या टाइप करवाना है, तो देखो अब इससे 40 पंक्तियों वाले 23 पेज टाइप करवाने हैं। 40 पंक्तियों वाले 23 पेज, तो हम यहाँ लिखते हैं कि 40 पंक्तियों वाले 40 मल्टीप्लाई बाई 23, तो 40 का गुणा 23 में कर देंगे, टोटल पंक्तियों की संख्या इतनी हमें टाइप करवानी है। लेकिन उसने बोला है कि अब वह पहले से 25% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ता है। पहले छोड़ रहा था 8% और अब उस 8 से 25% ज्यादा छोड़ेगा। तो सर 8 का 25% निकालेंगे तो 2 होता है, तो पहले 8 छोड़ रहा था तो अब 2 ज्यादा छोड़ेगा, कुल मिलाकर 10% छोड़ेगा। तो उसको कितना लिखना होगा? सर अगर 10% छोड़ेगा तो उसको लिखना होगा मात्र 90%। बताओ कितना ही लिखना होगा। अगर वह पहले की अपेक्षा 25% ज्यादा छोड़ेगा तो सर पहले 8% छोड़ रहा था, तो 8 से 25% बढ़ाएंगे तो 8 का 25% होता है 2, तो पहले 8% छोड़ रहा था, 2% अब एक्स्ट्रा छोड़ेगा, तो कुल मिलाकर 10% छोड़ेगा। तो लिखना कितना है उसको? 90% ही लिखना है। मतलब 40 पंक्तियों के 23 पेज लिखने हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया टोटल पंक्तियों की संख्या, और इन पंक्तियों का भी कितना लिखना है? 90%। अब इसमें भाग कितने का लगेगा? भाग लगेगा इसकी स्पीड का। तो स्पीड हमारे पास ये रखी है, ये लिखी है 2 का 92%, 2 मल्टीप्लाई बाई 92%। बस इसको सॉल्व कर दो, ये हमारा टाइम निकल के आएगा। टाइम जो यहाँ पूछा गया है वही टाइम आ जाएगा, बस अब कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ से काट दो, ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 23 से ये कटेगा 4 बार, 4 बार, 4 दूनी 8, और 8 का भाग लगेगा 8 पन 40, 8 पन 40, बचा है 90 गुणा 5, 9 पन्ना 45, तो कितना आया? 450। तो इसका मतलब 450 मिनट उसको समय लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन आया एसएससी सीजीएल टियर 1 2018 के पेपर में। तो समझ में आ गया होगा हमने क्या किया है। पहले हमने उसकी टाइपिंग स्पीड निकाल ली कि भाई उसने कितना लिखा है, कितने समय में, इतना लिखा है 10 मिनट में, तो ये स्पीड आ गई। अब उसको कितना लिखना है? 40 लाइन के 23 पेज लिखने हैं, तो टोटल लाइन आ गई, और इसका कितना खाली छोड़ना था? 10%, तो 90% लिखना है। इसका भाग लगाया, आया 450 मिनट। तो उम्मीद करते हैं कि तुम्हें समझ में आया होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए तथा बी दो बिंदु एक निश्चित दूरी पर हैं, इनके बीच की निश्चित दूरी 5 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ से लेके हमने यहाँ तक सवाल पढ़ा, अब इसने जो भी बोला है वो हम लिख लेंगे। यहाँ से दो बिंदु हैं, ये है बिंदु ए और ये है बिंदु बी, और इनके बीच की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। जैसा इसने बोला वैसा हमने यहाँ तक लिख लिया। अब आगे कह रहा है कि ए बी पर एक बिंदु सी है तथा AC की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर एक बिंदु, तीसरा बिंदु है, यहाँ पर मान लो सी बिंदु है यहाँ पर, और इसकी जो AC की जो लंबाई है वह है 3 सेंटीमीटर। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो इस बात की गारंटी होगी ये 2 सेंटीमीटर बचा होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, अगर ये पूरी 5 है, ये 3 हो गई, तो फिर इधर 2 सेंटीमीटर होगी। इसने जो भी बोला है वो हमने पूरा डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब हम आगे देखते हैं कि यदि AC की लंबाई 6% बढ़ा दी
बढ़ा दें तो सीबी की लंबाई कितने प्रतिशत घटेगी। ये कह रहा है कि एसी की लंबाई 6% इसमें इंक्रीज करें, 6% ये बढ़ाएं तो सीबी की लंबाई कितने परसेंट कम होगी। तो देखो परसेंटेज तो अलग बात है, हम इतना जानते हैं कि अगर ये 3 है सेंटीमीटर, अगर हम इसको बढ़ाएंगे, मान लो अगर हमने इसको 1 सेंटीमीटर बढ़ाया, अगर इसको 1 बढ़ाया तो ये बन जाएगी 4, तो फिर 1 ये घट जाएगी। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल वैल्यू जो होती है इसमें जितने की वृद्धि करेंगे उतने की इसमें कमी होगी। तो हम ये जानते हैं कि इसमें हमने 6% बढ़ाया है, तो 3 का 6% और बराबर होगा 2 का x%। वही हमें निकालना है कि इसको कितना कम करना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हम यहाँ से लिख देंगे कि 3 गुणा 6%। हम कह रहे हैं कि 3 का 6% हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो 3 का 6% जितना भी होगा, अगर हम उतना इसको बढ़ाएंगे तो उतनी ही वैल्यू इसकी घट जाएगी। जैसे मान लो कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है, अगर हम इसको 4 बनाना चाहते हैं तो हम इसमें 1 की वृद्धि करना चाहते हैं, तो वह 1 की कमी कहाँ होगी, 1 की कमी फिर इधर हो जाएगी। इसका मतलब इसके बराबर में हम लिख देंगे 2 का x%। तो इसमें जितनी चीज की कमी होगी उतनी इसमें वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि एक ही लाइन की बात हो रही है। एक ही लाइन के ऊपर जब पॉइंट होता है तो इस सेगमेंट में जितने की हम वृद्धि करेंगे उतने की इधर कमी हो जाएगी। हम वृद्धि कर कितनी रहे हैं, 3 का 6%, ये हम बढ़ा रहे हैं। तो हम इस बात की गारंटी, इसमें कितनी कमी करेंगे, 2 का x%। वही इसने पूछा है कि कितने परसेंट घटा दी जाएगी, तो x की वैल्यू निकालनी है, वो यहाँ से निकल आएगी। तो हम जानते हैं कि परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 2 से ये कटा 3 बार और 3 दुर्गा 9 आ गया। तो कुल मिलाकर x की जो वैल्यू आई 9। तो इसका मतलब इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर डी। एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 के पेपर में ये पूछा गया सवाल है। तो बहुत आसान सवाल है। जब भी ऐसा सवाल बनेगा तो एक की वैल्यू में जितने की वृद्धि करते हैं, दूसरे की वैल्यू में उतने की कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक ही लाइन के ऊपर पॉइंट है। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, फलों के एक टोकरे में हर 25 फलों में से एक फल खराब है। अच्छा, इसने बोला है कि हमारे पास एक फल की टोकरी है, तो 25 ये टोटल फ्रूट है हमारे पास, यदि 25, तो इसमें से खराब कितने हैं, जो खराब हैं वह एक खराब है। तो सही कितने होंगे, अगर सही की बात करेगा तो सही होंगे 24। उसने कहा है कि हर 25 फल में से एक खराब है, तो फिर 24 सही होंगे। ठीक है, आगे बात करता है, खराब हो चुके फलों में से 60% की बिक्री कर दी। मतलब जितने भी फल खराब हो गए हैं तो खराब फलों का 60% बेच दिया। और इसने आगे बोला है कि यदि विक्रेता ने 48 खराब फलों की बिक्री की हो, मतलब उसने कहा है कि खराब फलों का 60% बेचा है, और वह 60% किसके बराबर है, 48 फलों के, क्योंकि वो बाद में ये भी बोल रहा है कि उसने टोटल बेचे कितने हैं, खराब 48 बेचे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो खराब है ना, ऐसे खराब फलों का 60% ये बराबर है कितने के, 48 के बराबर है, 48 के। तो खराब फलों का 100% निकाल देंगे। खराब फलों का 100%, 100% का मतलब है खराब फलों की टोटल संख्या निकलाएगी। तो हम जानते हैं कि सर यहाँ से निकलेगा ये 48/60 और गुणा कर देंगे 100 का। एक जीरो से एक जीरो कटा, 6 से कटा, 8 6 48 होता है, 8 6 48, तो ये आ गया 80। बराबर कितना निकल के आएगा, 80। इसका मतलब खराब फलों की संख्या हमारे अनुसार निकली 80 और सवाल में कह रहा है 1, तो इसका मतलब है इस एक की वैल्यू है 80। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि सर ये जो है ना, खराब फलों की संख्या हमारे अनुसार थी 1, और एग्जैक्ट सवाल में जो दिया है उसके अनुसार निकल के आई है 80। और इसने शुरुआत में बोल रखा था कि 25 में से हर एक मतलब खराब है, तो इस एक की वैल्यू निकली 80, मतलब 80 गुना हो गया, 80 गुना हो गया। तो पूछा क्या है, तो टोकरी में कुल फलों की संख्या। अच्छा, कुल फल पूछे तो इसका कोई मतलब हमें पड़ा नहीं, इसका कोई आवश्यकता पड़ी नहीं। एक खराब था, हमारे अनुसार 25 में से एक खराब था, और यहाँ सवाल में और आगे दिया था, उससे हमने निकाला कि टोटल 80 खराब थे, तो इसका मतलब एक की वैल्यू 80 है, 80 गुना है।
तो ये जो टोटल फलों की संख्या होगी वो भी 80 गुना हो जाएगी, 80 का गुणा कर देंगे। 25 अट्ठे होता है 200 और एक ये वाली जीरो है, तो कुल मिलाकर 2000 निकल कर आएगा। तो इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया इस सवाल का जवाब, ऑप्शन नंबर ए। 2000 उस टोकरी में टोटल फल होंगे। ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीएचएसएल 14/10/2020 के पेपर में। उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ में आया होगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक फल विक्रेता एक ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों में से 45% और एक संतरा बेचता है। फिर वह शेष संतरों का 20% और 2 संतरे बेचता है और अंत में शेष संतरों का 90% तीसरे ग्राहक को बेचता है और उसके पास अभी भी 5 संतरे बचे हैं, तो उसके पास प्रारंभ में कितने संतरे थे। तो देखो ऐसे सवाल में हम शुरुआत में इसके पास कितने संतरे थे वो हम मान लेंगे। हमने माना है कि इसके पास x संतरे थे शुरुआत में। अब इसने बोला है कि इसने संतरों का 45% बेचा है और एक संतरा और बेचा है, तो हम कहेंगे कि सर इसने बेच कितना दिया है। इनका इसने 45% बेच दिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर 45% बेच दिया तो बचा कितना। हम शेष संतरों की बात करते जाएंगे। 45% बेच दिया है तो इसके पास बचा होगा 55%। 55% बचा होगा। अब उसमें से 45% बेचने के बाद 55 बचा है, उसमें से भी एक संतरा और बेचा है, तो हम वह संतरा भी माइनस कर लेंगे कि -1, एक संतरा ये इतना उसका बेच चुका है, ये इसने उतना बेच दिया है। यहाँ तक हमने सवाल पढ़ा और ये लिख दिया। ये टोटल संतरों की संख्या है, 45% बेचा है तो 55% बचा होगा, उसमें से एक और माइनस कर दो क्योंकि एक और बेचा है। फिर वह शेष संतरों का 20% और 2 संतरे बेचता है। शेष संतरे हैं, शेष इतने बचे हैं, इनका उसने 20% बेचा, मतलब इतने टोटल का 20% बेच दिया, तो फिर इनका बचा कितना होगा 80%। तो हम यहाँ कहेंगे कि सर इनका 80% बचा होगा। अब इतने में से भी 2 संतरे और उसने बेचे हैं, तो -2 और करेंगे कि 2। अब उसके पास टोटल कुल मिलाकर देखा जाएगा तो उसके पास इतना बचा होगा संतरा, इतने संतरे अब उसके पास बचे होंगे। आगे और बोलता है कि अंत में शेष संतरों का 90% तीसरे ग्राहक को बेच देता है। कि अंत में जितना भी बचा है, अभी इतना बचा है, इसका 90% उसने एक व्यक्ति को और दे दिया, तो अब इसके पास कितना बचा होगा। तो अब इसका 90% बेच दिया है तो इसका मात्र बचेगा 10%। इसका मात्र 10% इसके पास बचा होगा। और उसने लास्ट में बोला है कि अभी भी उसके पास 5 संतरे बचे हैं। इसका मतलब ये जो बचा है ना, ये शेष संतरों की संख्या है और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसने दिया है कि 5 संतरे बचे हैं, तो बराबर में हम 5 लिखकर चलेंगे। बस अब ये एक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो और x की वैल्यू निकाल दो। यही हमारे पास सवाल था। सवाल पूरा पढ़ के हमने एक लाइन में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ से बची है मात्र कैलकुलेशन। मैं बस एक बार और बता देता हूँ सवाल में क्या था। उसके पास टोटल संतरे कितने थे, x मान लिए। उसने 45% बेचा है तो 55 बचा होगा, 55%। उसके बाद एक और बेचा है तो एक और माइनस कर लो, अब इतने बचे हैं संतरे। अब उसने कहा कि अब इतने संतरों का उसने 20% बेचा है तो 80 बचा होगा। फिर उसने 2 और बेचे हैं तो ये 2 माइनस कर लिया, अब उसके पास इतना बचा है। अब इतना बनने के बाद लास्ट में उसने 90% तीसरे ग्राहक को बेच दिया है, तो 90% बेचने के बाद 10% बचा होगा, तो वह 10% इसके पास बचा हुआ है। तो ये शेष फल की संख्या आ गई, शेष संतरों की संख्या, और अंत में बचे कितने हैं 5, तो इसके बराबर है 5। बस इसको सॉल्व करो और उत्तर आ जाएगा। तो हम इसको करते हैं, ये 55 है तो हम x यहाँ लिखते हैं 55% माइनस का 1 और इसके बाहर ये 80 है, 80। अब देखो 10% खत्म करेंगे, बट्टे में यहाँ 10 आ जाएगा। 10% का 1/10 होता है, वो 10 यहाँ जाके गुणा कर देगा तो ये 50 हो जाएगा। तो ये 50 और ये 2 और जुड़ जाएगा तो बराबर में 52 हो जाएगा, 52। ये परसेंटेज था। अब यहाँ से कैलकुलेशन अब ये आसान बची है। 80% का भी तुम बताओगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा, काट के वो कर लेंगे। तो कुल मिलाकर ये अब नॉर्मल सी कैलकुलेशन बची है, ये खुद भी कर सकते हो, वरना थोड़ा सा और सॉल्व हम कर देते हैं। वैसे तो यहाँ से आगे तुम खुद कर सकते हो।
x और हमने लिखा 55%। और 80% का मतलब क्या होता है? 80 का मतलब होता है 4/5। तो अगर यहाँ 4/5 आएगा तो 4 से ये कटेगा 13 बार और 13 पंजे 65। तो बराबर में कितना आ जाएगा? ये माइनस का 1 है, बराबर में आ गया 65। तुम कहोगे सर 65 कैसे आ गया? 4/5 80% का मतलब होता है, तो यहाँ लिख लो 4/5। तो 4 से ये 52 13 बार और नीचे का 5 का गुणा इधर हो जाएगा तो 65 हो जाएगा। ये एक इधर आएगा तो 66 हो जाएगा। ये मैं एक भी हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ये एक उधर भेज दे रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा टोटल 66। अब हम जानते हैं कि 55% की वैल्यू 66 है, तो इसका मतलब परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टे में आएगा 100। 11 से ये 5 बार कटेगा, 11 से ये 6 बार कटेगा, 11 से ये 20 बार कटेगा, 20 का गुणा 6 में हो जाएगा तो कितना आएगा? 120। तो इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल का जवाब है। देखो सवाल कठिन नहीं होता है, सवाल की अगर लैंग्वेज हमें समझ में आ जाती है तो सवाल फिर हम आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। सवाल हमने पढ़ा, एक लाइन में कन्वर्ट कर लिया, फिर बची है केवल कैलकुलेशन। तो इसका आंसर आया डी ऑप्शन। एसएससी सीजीएल 19/4/2022 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चरों x तथा y का मान 20% कम हो जाता है, तो इसके कारण व्यंजक का मान कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? एक्स वाई स्क्वायर है, देखो x और y दोनों के दोनों 20% घटे हैं। अगर x की बात करें तो 20% घटा है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो 5 से ये 4 बना होगा। और अगर y की बात करें तो वो भी 20% घटा है, तो y भी 5 से 4 हुआ होगा। लेकिन व्यंजक में क्या है? x की वैल्यू तो एक बार है, एक x पर कोई घात नहीं तो एक घात होगी, और y की वैल्यू 2 बार है, तो हम इस y की वैल्यू को 2 बार रिपीट करेंगे। ये y की जो वैल्यू 5 से 4 हुई है, एक और बार हम इसको 5 से 4 कर लेंगे और फिर हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई, तो हमको मालूम है कि x गुणा y, ये मल्टीप्लाई यहाँ रखो, इनका मल्टीप्लाई यहाँ रखो, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 इधर आएगा और ये करेंगे तो ये आएगा 64। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कम हुआ है, कम हो गया है। अब ये कितना कम हो गया है वो तुम खुद निकाल सकते हो। अब एक काम करो, वैसे आंसर इसका सी ऑप्शन आएगा, तो थोड़ा सा काम खुद भी कर लो। क्या काम कर लो? कि इससे ये कितना कम है, इसका परसेंटेज तुम्हारे लिए काम है कि इससे ये कितना परसेंटेज कम है, ये क्वेश्चन मार्क है तुम्हारा। आंसर तो इसका ये आएगा, ये वाला। अब इसको सॉल्व कर लो, इतना काम तुम खुद कर लो, बिना पेन कॉपी के मत बैठा करो। तो थोड़ा बहुत हाथ पैर चला लो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो और ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक विद्यालय में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं हुए। परीक्षा में शामिल होने वाले 10% छात्र परीक्षा पास नहीं कर पाए। शेष छात्रों में से 50% ने डिस्टिंक्शन अंक मिले तथा 432 छात्र परीक्षा को पास कर पाए, लेकिन उन्हें डिस्टिंक्शन अंक नहीं मिले। विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करो। मतलब कुल संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन है। चलो हम यहाँ पर शुरुआत में मानकर चलते हैं कि विद्यालय में कुल x छात्र होंगे। x मत मानो, 100x मान के चलते हैं। हमने माना है कि विद्यालय में कुल 100x छात्र हैं, 100x छात्र हैं। देखो ऐसे सवाल कैसे करे जाते हैं, ऐसे सवाल जैसा वो सवाल बोलता है वैसा वैसा हम करते जाते हैं। तो इसने कहा है कि कुल छात्र मानो, तो हमने चलो मान लिया। एक विद्यालय में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं हुए, तो ये कह रहा है कि 4% ने तो परीक्षा दी ही नहीं। तो एक बात बताओ, अगर तुमने 100x टोटल माना है तो इसमें 4% ने तो मतलब एग्जाम दिया ही नहीं है, तो दिया कितने ने होगा? 96x। इतने लोगों ने परीक्षा दी होगी। इतनी बात हमने पढ़ी, लिख लिया हमने डेटा। फिर ये कह रहा है कि 4% वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं हुए, शामिल होने वाले 10% छात्र परीक्षा पास नहीं कर पाए। इसने कहा है कि जितने भी शामिल हुए हैं उसमें से 10% फेल हो गए। तो ये जो 96% है, इसमें से भी माइनस का 10% हम निकाल देंगे।
अगर 10% निकाल देंगे तो हम ऐसे लिखते हैं 96x का, अगर इसमें से 10% माइनस करेंगे, इसका 10% हटाएंगे तो इसका 90% बचेगा, तो हम कहेंगे 96 का 90%, इतना ये बचा होगा। ठीक है, तो 10% परीक्षा पास नहीं कर सके, शेष छात्रों में से 50% को डिस्टिंक्शन मिला। तो जितना भी ये शेष छात्र है, ये इनमें से इनको भी दो भागों में बांटा गया है, इनको भी दो भागों में बांटा गया है। ये कह रहा है कि 50% छात्रों को डिस्टिंक्शन मिला है, तो कुल मिलाकर 50% को डिस्टिंक्शन मिला है, तो फिर 50 को नहीं मिला होगा, मतलब इसमें से आधे छात्रों को डिस्टिंक्शन मिला है और आधों को नहीं मिला होगा। तो हम यहाँ पर आगे पढ़ते हैं, चलो ठीक है। तो 50% को डिस्टिंक्शन अंक मिला है, ठीक है, और 432 छात्र परीक्षा को पास कर पाए। टोटल जो 400 मतलब 432 छात्र परीक्षा को पास कर गए हैं, लेकिन उन्हें डिस्टिंक्शन अंक नहीं मिला है। इसका मतलब देखो, यहाँ से हम दो भागों में बांट सकते हैं, 50% और 50%। एक तरफ डिस्टिंक्शन मिला है इनको, वो रखेंगे इसका 50%, और एक तरफ डिस्टिंक्शन नहीं मिला है, मतलब जो है ना डी फॉर डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन यहाँ पर मिला है, इनके आधे छात्रों को मिल गया है और इसके आधे छात्रों को नहीं मिला है। तो हम एक काम करते हैं कि सर इसका 50% होगा कितना, तो सर इसका जो 50% होगा वो होगा कि ये होगा 96x, इसका ये 90% और इसका भी 50%, इसका भी 50%। इतने लोगों ने डिस्टिंक्शन नहीं प्राप्त की है। अब इसने बोला है कि 432 छात्र परीक्षा में पास कर गए, लेकिन उन्हें डिस्टिंक्शन अंक नहीं मिला है। इसका मतलब वो छात्र, ये जो 432 हैं, वो ये हैं छात्र, इनको डिस्टिंक्शन नहीं मिला है। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 432। अब यहाँ से सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, और अगर x की वैल्यू निकल आएगी तो यहाँ मल्टीप्लाई करके टोटल छात्रों की संख्या हम निकाल सकते हैं। तो हम लिख देंगे, चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 96x और इसका 90% का मतलब होता है 9/10 गुणा 50% का मतलब होता है 1/2, और बराबर कितना है, जिनको डिस्टिंक्शन नहीं मिला है और पास हो गए हैं वो इतने हैं 432। तो यहाँ लिख देंगे 432। बस इसको सॉल्व करो और x की वैल्यू निकालो। तो हम जानते, अब ये कटेगा जरूर, 9 से काटते हैं इसको, 9 से इसको काटो, 9 छिक्के 9 अपना 45 होता है, तो 9 चौक 36, 36 बचा 4 और 3 7, 9 अट्ठे 72, 48 बार, और 48 से ये 96 कटेगा 2 बार, और 2 से ये 2 कट जाएगा, तो सब कुछ कट चुका, ये नीचे 10 बचा है। तो x की वैल्यू आ गई, x की जो वैल्यू है वो आई 10। x की वैल्यू यदि 10 आ चुकी है तो उसने पूछा है कुल छात्र कितने थे, छात्रों की संख्या यहाँ पर, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। x की वैल्यू अगर 10 यहाँ रख देंगे तो टोटल छात्र कितने निकलेंगे, x के स्थान पर 10 रख देंगे तो 1000 निकल कर आएंगे। यही इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का जवाब है। एक बार इस सवाल को ध्यान से और देखो, हमने 100x टोटल छात्र माने हैं, इसने कहा है कि 4% ने परीक्षा नहीं दी तो 96x ने दी होगी, फिर कह रहा है कि 10% तो फेल हो गए हैं, तो फिर 90%, इनका 90% बचा होगा। फिर हमने कहा है कि जितने भी ये पास हुए हैं उनमें से कुछ को 50% को डिस्टिंक्शन मिला है और 50% को डिस्टिंक्शन नहीं मिला है, तो 50% को डिस्टिंक्शन मिल गया है और 50% को डिस्टिंक्शन नहीं मिला है। और इसने ये भी बताया है कि कितने लोगों को डिस्टिंक्शन नहीं मिला है, तो उसने कहा 432 को, इसका मतलब इस चीज की वैल्यू है 432। तो मैंने कहा कि इसकी वैल्यू 432 से सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू 10 निकल के आई, तो 10 यहाँ पर रखा, तो टोटल छात्र आ गए 1000। तो ऐसे सवाल जो होते हैं उनमें कोई कठिनाई नहीं होती करने में, बस हम सवाल को ध्यान से पढ़ें और जैसा सवाल बोलता है वैसा वैसा हम करते जाएं, तो फिर मात्र बचती है कैलकुलेशन। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको किस तरह से करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलो ये तो यहाँ तक हो गया, इसका सॉल्यूशन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है और 2400 रुपये प्राप्त करता है। यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ जाता है और कार्य क्षमता 16.2/3% कम हो जाती है, तो आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। देखो, प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है तो इस 2400 का मैं कोई इस्तेमाल नहीं करूंगा। जब भी उत्तर रेशियो में या फिर प्रतिशत में पूछता है तो एग्जैक्ट वैल्यू को छोड़ देते हैं हम ये जानते हैं कि आय में
इसका जो आय होगी, हम एक यहाँ से एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि सर आय बराबर ये जो है ना समय, इसका जो समय है कितने समय तक इसने काम किया, मल्टीप्लाई बाई इसकी क्षमता, इसके हिसाब से उसकी आय होगी। तो ये फॉर्मूला बन रहा है और ऐसा सवाल हम बहुत बार कर चुके हैं। तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर होता है। आय में परसेंटेज चेंज पूछा है, देखो इसमें भी दिया है और इसमें भी दिया है और इसमें हमको पूछा है। ऐसे सवाल हमने बहुत बार किए हैं। तो चलो हम करते हैं कि एक बार ये कह रहा है कि समय 40% बढ़ जाए, ये जो टी है वो 40% इंक्रीज कर जाए। तो 40 का फ्रैक्शन होता है 2/5, तो 5 से 7 हो जाए, समय बढ़ गया है। कार्य क्षमता 16 से ही 2/3% कम हो गई है, तो 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6। तो ये जो क्षमता है एफिशिएंसी 16 से ही 2/3% कम हुई है, तो इसका 1/6 होता है, तो 6 से ये 5 हो गई होगी। अब यहाँ से ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा इनकम, ये इनकम, और इनकम में चेंज पूछा है। तो हमको मालूम है सर इनका ये रेशियो है, इनका ये रेशियो है। हमें क्या करना होता है कि इन दोनों का गुणा करके यहाँ रखना होता है, इन दोनों का गुणा करके यहाँ रखना होता है, लेकिन गुणा करने से पहले कुछ कटे तो काट लेते हैं। तो सर इधर 5 से 5 कट रहा है, तो ये आ गया 6, इधर आया 7। तो इनकम अगर पहले 6 थी तो अब हो चुकी है 7, इसका मतलब 1 बढ़ी है। तो 1 बढ़ी है, कहाँ से बढ़ी है, 6 से। तो 1/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर यही 16 से ही 2/3% आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन आया एसएससी सीएचएसएल 2020 के पेपर में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। यदि सवाल समझ में ना आए हो तो वीडियो को एक बार और ध्यान से देखो, तो सवाल समझ में आ जाएंगे। अभी मिसलिनियस के 10 क्वेश्चन और बचे हैं। ये इसका मान लो पार्ट 1 है, तो इसका पार्ट बी भी आएगा, उसमें हम शेष मिसलिनियस के 10 क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।